आज के इस ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं प्रशांत सिंह ग्लोबमिन म्यूचुअल सेकेंडरी स्कूल से हूँ। आज मैं आप लोगों को मैथ्स 2 चैप्टर 1 भूमिति के मूलभूत संबोध का प्रकृत प्रश्न संग्रह 1 क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9 पढ़ाने वाला हूँ उसके बारे में। तो आइए हम लोग देखते हैं यहाँ पर चैप्टर 1 भूमिति के मूलभूत संबोध और प्रकृत प्रश्न संग्रह 1 में यहाँ पर एक पहला सवाल है। क्वेश्चन नंबर 5 से हम लोग शुरुआत करेंगे क्योंकि इसके पहले आपको पिछली कक्षा में इसके पहले का प्रश्न बता दिया गया है। तो देखिए ये प्रश्न है, यदि a डैश b डैश c तथा d a c 17 और d b c 6.5 है तो डिस्टेंस a b ज्ञात कीजिए। ये देखिए ए बी सी, ये जो डैश है इसको पढ़ते हैं एक रैखिक। इसका मतलब है ए बी सी एक रेखा पे है, एक रेखा पर है। तो पहला हमारा जो ये उत्तर स्टार्ट होगा, यहाँ पे हम यहाँ पे बना देंगे आकृति अपनी ए बी सी। ये जो ए बी सी है मतलब पहले ए आना चाहिए, फिर बी आना चाहिए और फिर सी आना चाहिए, एक रेखा पर है। ऐसा क्यों होता कि अगर ये एक रेखा पर है तो हम इसे जोड़ सकते हैं। ए बी का जो डी मतलब डिस्टेंस, डिस्टेंस मतलब दूरी होता है। दूरी ए सी मतलब ये दूरी, ए बिंदु ए से बिंदु सी की दूरी 17 है। बी से सी की दूरी कितनी है, 6.5 है। और डिस्टेंस ए बी हमें ज्ञात करना है। अगर हम लोग आकृति में इसका दूरी रखेंगे तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। ए सी का मान कितना दिया है यहाँ पर 17, यहाँ से यहाँ तक। और BC का मान हमें कितना दिया है 6.5, और हमें AB का मान ज्ञात करना है। तो देखिए अभी आपको आकृति से समझ में आ गया है कि हमें 17 में से 6.5 घटा देंगे तो AB का मान ज्ञात हो जाएगा। लेकिन हम लिखेंगे कैसे, तो एकदम सिंपल तरीका है। आप लिख सकते हैं डिस्टेंस AC, डिस्टेंस A, C, इसका मतलब है दूरी A से लेके C तक। डिस्टेंस AC बराबर डिस्टेंस A, B प्लस डिस्टेंस B, C। मतलब AB और BC को हम जोड़ देंगे। इसका रीजन क्या रहेगा यहाँ पर, क्यों हम लोग ऐसा कर पा रहे हैं, क्योंकि ये एक रेखा में है इसलिए ये कथन दिया जाता है। ये कथन का यही मतलब है कि ये एक रेखा पर है इसलिए हम इसको जोड़ सकते हैं। अगर एक रेखा पर नहीं होगा, समझो ऊपर नीचे है, त्रिभुज जैसा बना है, तो हम इसे नहीं जोड़ सकते हैं, इसलिए इसका उपयोग किया जाता है। समझ में आया। अब जो उसका मान हमें दिया है, जैसे AC का मान 17 है तो हम लोग यहाँ पे रख लेंगे 17 बराबर डिस्टेंस AB हमें ज्ञात करना है, AB प्लस BC का मान हमारे पास 6.5 दिया है यहाँ पर। ठीक है। अभी ये देखिए 17 डिस्टेंस AB प्लस 6.5, अभी यहाँ से इसको लाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा। तो 17 माइनस 6.5 बराबर डिस्टेंस A, B। अब 17 में से हम लोग 6.5 घटा देंगे, तो मैं आपको दशमलव का घटाना भी बता रहा हूँ क्योंकि बच्चे यहाँ पे गड़बड़ करते हैं। क्योंकि दशमलव है तो इसको मतलब यहाँ पर भी एक दशमलव और एक जीरो लगा देंगे। आप 17 लिखिए, 17.0 लिखिए, कोई मतलब नहीं, क्योंकि दशमलव के बाद जीरो का कोई महत्व नहीं है। फिर हमारा 6.5 है तो दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। पहला नंबर 5 है तो यहाँ पर 5 और दूसरा नंबर 6 घटा देंगे। यहाँ पर कुछ नहीं है तो यहाँ पे जीरो डाल दीजिए। तो इस तरह से आपका घटाना हो गया। ये जीरो है, नहीं जाएगा, एक हासिल लोगे 10 में से 5 गया तो यहाँ पर 5 दशमलव, ये हो गया 6 में से 6 गया 0 और ये हो गया 10। तो आपका उत्तर आ जाएगा 10.5। तो यहाँ पर आ गया उत्तर 10.5 इक्वल टू डिस्टेंस A, B। तो आपका ये उत्तर आ गया डिस्टेंस। यहाँ पर आप आंसर लिख सकते हो अपना कि डिस्टेंस A, B हमें कितना मिल गया 10.5। 10.5 यहाँ पर कोई इकाई नहीं दिया है तो हम लोग कोई इकाई नहीं लिखेंगे। अगर समझो इकाई दिया है सेंटीमीटर, मीटर, तो आपको लिखना होगा, बराबर। कोई इकाई नहीं दिया तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया। बहुत ही सरल है। फिर से देखिए ABC एक रेखा पर है, एक रैखिक बोला जाता है उसे। तो मैंने देखो आकृति बनाया आपको समझाने के लिए कि A से C की दूरी दिया है 17, B से C की दूरी है 6.5, हमें AB की दूरी ज्ञात करना है।
तो हमारा ये सूत्र यहाँ से ही बन जाएगा, डिस्टेंस AC मतलब पूरा डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस AB प्लस डिस्टेंस BC। यहाँ पे कारण लिख दोगे, ABC एक रैखिक है मतलब एक रेखा पर है, यहाँ पर उसका मान लिख दोगे 17, यहाँ पे डिस्टेंस AB प्लस इसका मान 6.5, ये प्लस है यहाँ पर आके माइनस हो जाएगा, ये आपको समझाने के लिए मैंने बनाया है। 17 में से 6.5 गया, यहाँ पे मैंने आपको बताया कि दशमलव यहाँ पे 0 लगा देंगे, तो यहाँ से एक हासिल देंगे 10, 10 में से 5 गया 5, 6, 6 में से 6 गया 0, तो और 1 में से 0 गया 1, तो आपका उत्तर 10.5 डिस्टेंस A, B मतलब डिस्टेंस AB की दूरी 10.5 है और ये आपका फाइनल उत्तर है। तो इस तरह से आपका 5वें का पहला सवाल कंप्लीट हुआ। आप लोग एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं क्योंकि बोर्ड थोड़ा छोटा होने की वजह से मुझे बार बार रफ करना होगा। स्क्रीनशॉट ले लिया आप लोगों ने। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 के सेकंड में। सेम इसी प्रकार से क्वेश्चन है, सभी लोग ले लीजिए एक बार स्क्रीनशॉट। अभी हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 का दूसरा सेकंड क्वेश्चन पे आएंगे। सेकंड क्वेश्चन में भी यही दिया हमें कि यदि P डैश Q डैश R मतलब PQR एक रैखिक है, हमें यहाँ पर दिया है जानकारी जो डिस्टेंस PQ P, Q बराबर 3.4, डिस्टेंस QR का मान हमें दिया है यहाँ पर 5.7 और डिस्टेंस हमें PR ढूंढना है, ये कॉमा है। आपका उत्तर यहाँ पर पहले हम क्या करेंगे, एक रेखा खींचेंगे। यहाँ पर PQ एक रेखिक है मतलब एक रेखा पर है तो इसे एक रेखिक कहेंगे, तो P पहले आएगा, बाद में कहीं पर PQ लगा दीजिए और R लगा दीजिए। ठीक है, डिस्टेंस PQ 3.4 है तो 3.4, डिस्टेंस QR कितना दिया 5.7 और हमें डिस्टेंस PR मतलब P से R की दूरी हमें ज्ञात करना है, ये वाली। तो पहले जैसे हमने लिखा था डिस्टेंस PR, तो यहाँ पर लिखेंगे डिस्टेंस P, R मतलब डिस्टेंस मतलब दूरी P से लेके R बराबर, यहाँ पर आ जाएगा डिस्टेंस PQ, P से Q की दूरी प्लस डिस्टेंस Q, R। यहाँ पर रीजन लिख सकते हैं हम लोग कि क्यों ऐसा करना है, क्योंकि PQR एक रैखिक है, एक रेखा पर है, एक रैखिक बोला जाता है इसे। PQR एक रैखिक है क्योंकि एक रेखा पर है। P से R की दूरी हमें मालूम नहीं है तो यहाँ पे कुछ नहीं लिखेंगे। PQ की दूरी है 3.4 प्लस इसकी दूरी है 5.7। अब यहाँ पे दशमलव का जोड़ है, आप लोगों को आता है फिर भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ 3.4 और 5.7। दशमलव का जोड़ और घटाना करते समय खाली हमें ध्यान रखना है कि दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के बाद जो पहली गिनती है इकाई समझो, इकाई के नीचे इकाई, और उसके बाद जैसे जैसे संख्या आ रहा है उसको उसी के नीचे लिखेंगे। यहाँ पे 4 और 7 जोड़ेंगे 11, एक हासिल, ये दशमलव है तो दशमलव लगा दोगे, 3, 1, 4, 5, 9, यहाँ पे कितना हो जाएगा 9.1, कितना हो जाएगा 9.1। तो यहाँ पे हम लोग जोड़ देंगे इसे, 7, 4, 11, 5, 3, 8, 1, 9, 9.1। तो ये आपकी दूरी हो गई डिस्टेंस PR। क्या हो गया, डिस्टेंस PR। ये आपका रफ वर्क है, इसे जोड़ है, इसे आप लिख लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 5वें का दूसरा सवाल, इसमें 2 सवाल है। फिर से एक बार रिपीट करता हूँ, PQR एक रैखिक है, हमें डिस्टेंस PQ की दूरी यहाँ पर 3.4 है, QR की दूरी 5.7 है, तो हमें डिस्टेंस PR ज्ञात करना है। तो हम आकृति बनाएंगे, इससे हमें आसानी होगी। तो डिस्टेंस PR मतलब P से लेके R तक, डिस्टेंस PR बराबर डिस्टेंस PQ प्लस डिस्टेंस QR, यहाँ से यहाँ तक P से Q की दूरी 3.4 प्लस Q से R की दूरी 5.7। ये दशमलव का जोड़ है तो हमें क्या करना है, रफ में जोड़ना है 3.4 और उसी के नीचे 5.7 लिखेंगे।
4 और 7 11, एक हासिल यहाँ पर दशमलव है तो दशमलव लगा दो, 5 3 8 और एक 9, तो इस तरह से 9.1 हमारा डिस्टेंस पी आर हो गया। तो ये हमारा फाइनल उत्तर हो गया, डिस्टेंस पी आर इक्वल टू 9.1। इसे थोड़ा बॉक्स बना देंगे तो इससे हमारा उत्तर हाईलाइट हो जाता है। क्लियर? तो बच्चों ये आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 का सेकेंड कंप्लीट हुआ। इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत सरल है, समझ गए होगे। तो इसे आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि मैं इसे रब करने जा रहा हूँ। इसके बाद हम लोग जाएंगे क्वेश्चन नंबर 7 पर। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 7 पर। देखिए बच्चों, ये भूमिति में जैसे बीजगणित में वहां पर हम लोग सूत्र का उपयोग करते हैं ना, जैसे a प्लस बी का वर्ग। यहाँ पर क्या होता है कि यहाँ पर एक कथन होता है, यहाँ पर कथन होता है जिस कथन को सिद्ध किया गया है, मतलब हमारे गणितज्ञ ने उसको सिद्ध किया है। तो ये जो कथन होगा, इस कथन में हमें दिया गया मतलब जानकारी, उसको साध्य बोलते हैं, और उसमें जो सिद्ध करना है वह भी दोनों कथन दिया जाता है। जैसे यहाँ पर पहला सवाल है, निम्नलिखित कथन शर्त के रूप में लिखिए। आपका क्वेश्चन नंबर 7 है कि निम्नलिखित कथन सशर्त रूप में लिखिए। जैसे यहाँ पर है, पहला सवाल है, प्रत्येक समचतुर्भुज यह वर्ग है, यह वर्ग होता है। ये कथन को हमें सशर्त के रूप में लिखना है। अभी सशर्त होता क्या है? सशर्त में क्या होता है कि ये कथन है, इस कथन में हमें शुरुआत करनी है यदि से। अगर हम लोग कथन की शुरुआत यदि से करते हैं और कथन के बीच में हमें तो लगाना है, तो इसे बोलते हैं पूर्वाद। यदि, तो ये पूर्वाद होता है, और तो मतलब क्या होता है, ये उत्तराद होता है। क्या हो जाता है? उत्तराद। जो कथन उत्तराद, तो जो कथन यदि से शुरुआत होता है उसे पूर्वाद कहते हैं, और जब कथन तो से शुरुआत होगा तो उसे उत्तराद कहते हैं। ये दोनों चीज इसी कथन में है, इसी को सशर्त कहते हैं। ये जो हमारा कथन है, इसके अंदर यदि, अभी इस कथन को हमें शुरुआत करना है यदि तो से, कि यदि क्या होगा तो क्या होगा। मतलब अगर ये होगा, जैसे हम लोग बोलते हैं ना बच्चों को, यदि तुम पढ़ाई करोगे तो अच्छे नंबर मिलेंगे। अगर आप पढ़ाई करते हो तो ये आपका यदि हो गया, तभी जाकर आपको अच्छा नंबर मिलेगा, राइट। तो यहाँ पर हमें वही करना है कि जो कथन है उसमें यदि लगाना है पहले, और बीच में हमें उत्तराद लगाना है। इसे दो पार्ट में हमें डिवाइड करना है, तो इसी कथन को सशर्त के रूप में लिखा जाता है, उसे सशर्त बोला जाता है, राइट। तो जैसे यहाँ पर है, प्रत्येक समचतुर्भुज यह वर्ग होता है। तो यहाँ पर हमें दो जानकारी दिया गया है। एक तो वह जो चतुर्भुज कैसा है, समचतुर्भुज है। हमने पढ़ा है ना, चतुर्भुज के प्रकार 6 प्रकार होते हैं। तो वह चतुर्भुज अगर समचतुर्भुज होगा तो वह क्या बन जाएगा? वर्ग। तो हमें इसे यदि और तो के रूप में लिखना है। बहुत ही सरल है। जो कथन, आपको एक वाक्य दिया जाता है जिसे कथन कहते हैं, इस कथन को हमें सशर्त के रूप में लिखना है। मतलब इस कथन में हमें दो जानकारी दी गई, एक पूर्वाद और एक बाद में उत्तराद। जो जो कथन हम यदि से शुरुआत करेंगे उसे पूर्वाद कहेंगे, और जो कथन तो से शुरुआत करेंगे, मतलब तो पहले आएगा,
और उसके बाद तो उसे उत्तरार्ध कहते हैं। तो इसे ही ये हमारा उत्तर यहाँ पर होगा यदि। तो यहाँ पे सर्च शर्त में हमेशा यदि से शुरू होता है कि यदि, और जो कथन उसमें पहले ही जानकारी दे दी है कि यदि क्या, तो यदि दिया गया चतुर्भुज, दिया गया या दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज है, या दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज है, तो वह क्या बन जाएगा, वह चतुर्भुज, तो वह वर्ग होगा। वह क्या होगा, वह वर्ग होगा। यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज है, देखिए शायद मैंने आपको बताया भी था कि समचतुर्भुज का मतलब होता है जिसकी चारों भुजा बराबर होती है, तो वर्ग भी होगा। तो वर्ग होगा मतलब ये कंफर्म नहीं बोला, तो वह वर्ग बन सकता है क्योंकि उसकी भी चारों भुजा बराबर होती है। तो यही हमें कथन में है कि यदि, तो ये पूर्वाद हो गया, तो ये उत्तराद हो गया। तो जब हम किसी कथन को दो रूप में ऐसे लिखते हैं तो उसे शर्त बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर शर्त है, वो शर्त छिपी हुई है। ऐसा नहीं है कि समचतुर्भुज वर्ग बन गया है, ऐसा नहीं है। इसमें क्या बोला, शर्त छिपी हुई है कि समचतुर्भुज कब वर्ग बनेगा, जब उसका प्रत्येक एक कोण 90 अंश हो जाएगा। क्योंकि समचतुर्भुज और वर्ग में यही अंतर है कि समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर है और वर्ग की भी सभी भुजा बराबर है। एक बार मैं आपको आकृति से भी बता देता हूँ। समचतुर्भुज में क्या होगा, चारों भुजा बराबर है, ये समचतुर्भुज हो गया। और वर्ग में क्या है, इसमें भी चारों भुजा बराबर है, लेकिन यहाँ पर ये समकोण है। तो यहाँ पे यही शर्त छिपी है कि अगर ये कोण भी 90 अंश हो जाएगा तब ये अपने आप क्या बन जाएगा, वर्ग बन जाएगा। क्या बन जाएगा, वर्ग। इसलिए बोला गया कि इस कथन को सशर्त के रूप में लिखिए। तो मैंने लिखा कि यह दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज है तो वह वर्ग होगा। समझ में आ गया बच्चों। तो यहाँ पे हमें सिर्फ कथन को दो पार्ट में करना है कि क्या दिया है और क्या होगा। होगा उसमें भी शर्त है, वो शर्त फिलहाल हमें यहाँ पे नहीं दिया गया है, हमें सिर्फ बताना है अलग करके, तो इसे सशर्त कहते हैं। तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। एक बार मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एकदम सिंपल है कि प्रत्येक समचतुर्भुज यह वर्ग होता है। क्यों ऐसा कहा गया, क्योंकि समचतुर्भुज की सभी भुजा बराबर होती है, वर्ग की भी सभी भुजा बराबर होती है, बराबर। तो इसलिए आपको सारे गुणधर्म मालूम होने चाहिए पहले से। तो यहाँ पर दिया गया कि यदि, क्योंकि हमें सर्च शर्त में क्या होता है, शुरुआत यदि से करनी होती है। यदि दिया गया चतुर्भुज समचतुर्भुज है तो वह वर्ग बन जाएगा। तो मतलब जब उसका कोण समकोण होगा। समझ में आ गया। तो ये शर्त छिपी हुई है, तब जाकर वह वर्ग होगा। इसे ही सशर्त कहते हैं। क्लियर। तो ये आपका पहला उत्तर हो गया। इसी प्रकार से दूसरा है, रैखिक युगल कोण संपूरक होते हैं। रैखिक युगल कोण परस्पर संपूरक होते हैं। संपूरक होते हैं। तो बच्चों आपको मालूम होना चाहिए रैखिक युगल क्या होता है और संपूरक। संपूरक मतलब जिन दो कोणों के मापों का योगफल 90 180 अंश होता है उसे संपूरक कहते हैं। आपने सुना होगा छोटी कक्षाओं में 7वीं से संपूरक और कोटपूरक कोण। तो संपूरक मतलब 180 अंश और कोटपूरक मतलब 90 अंश। रैखिक युगल मतलब क्या है कि अगर एक रेखा पर, ये समझो कोण नंबर 1 है, ये 2 है, ये दोनों कोण को रैखिक युगल कोण कहते हैं। कब कहेंगे, जब इन दोनों कोणों के मापों का योग यहाँ पर संपूरक होगा, मतलब वो 180 अंश होगा। तो यहाँ पर क्या कर शर्त होगा कि यदि रैखिक युगल कोण परस्पर संपूरक होते हैं, तो यह दिए गए कोण क्या है, संपूरक होंगे, मतलब 180 अंश होंगे, तो इसका मतलब वह रैखिक युगल कोण होगा। वह क्या होगा, रैखिक युगल कोण होगा।
तो यह दिया गया कोण परस्पर, तो ये हमें पूर्वाध है, जो जानकारी दिया गया वो पहला ये लेंगे उसके बाद ये लेंगे। जो कथन में आपको पहले क्या दिया गया, यदि यदि दिया गया कोण रैखिक युगल कोण है तो इसका मतलब वो क्या बन जाएगा, संपूरक कोण होगा। मतलब इन दोनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होगा। क्लियर? फिर से मैं बोल रहा हूँ, ये कथन है हमारा, रैखिक युगल कोण परस्पर संपूरक होते हैं। तो पहले इसका मीनिंग समझिए। संपूरक मतलब 180 अंश, रैखिक युगल मतलब कि एक रेखा पर इस तरह से दोनों कोण होंगे कि दोनों का माप 180 अंश होगा। तो यहाँ पर वही दिया गया है कि यह दिया गया कोण रैखिक युगल कोण है तो वह परस्पर संपूरक कोण होगा। तो यहाँ पे इसे हम लोग लिखेंगे कैसे, यह दिए गए कोण, यदि दिए गए कोण परस्पर रैखिक युगल हो तो वे परस्पर संपूरक कोण होते हैं। तो यहाँ पर यह दिया गया कोण परस्पर रैखिक युगल होगा तो वह जाके क्या बनेगा, संपूरक होगा। मतलब इसीलिए हम लोग बोलते हैं ना कि रैखिक युगल कोण है तो उसका हमें एक का मान दिया जाता है और दूसरे का मान ज्ञात किया जाता है, क्योंकि उसका मान क्या हो जाता है, संपूरक मतलब 180 अंश। फिलहाल हमें यहाँ पे सशर्त के रूप में लिखना है, मतलब हमारे कथन को पहले यद से शुरुआत करना है और बीच में हमें क्या लाना है, तो मतलब क्या दिया गया होगा और क्या हो जाएगा। तो यद दिया गया कोण परस्पर रैखिक युगल है तो वह क्या बन जाएगा, परस्पर संपूरक कोण होते हैं। तो एक बार अब स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, क्योंकि इसके बाद मैं फिर रफ करने जा रहा हूँ। तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 7 में 4 सवाल हैं, तो फिलहाल पहला और दूसरा कंप्लीट हुआ, बराबर। तो यहाँ पे जो हमारी शुरुआत हुई, यदि तो, यहाँ पे देखिए यदि तो जब कोई भी कथन यदि और तो से शुरुआत होता है तो उसे सशर्त कथन कहते हैं। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पर। क्वेश्चन नंबर 3 दिया है हमें, त्रिभुज 3 रेखाखंडों द्वारा निर्मित आकृति होती है। त्रिभुज यह 3 रेखाखंडों द्वारा निर्मित आकृति होती है। देखिए ये कथन है, ये कथन सिद्ध हो चुका है, क्योंकि हमारे गणितज्ञ ने इसे सत्य सिद्ध कर दिया है कि त्रिभुज ये 3 रेखाखंडों द्वारा निर्मित आकृति होती है। तो इसमें क्या दिया कि यदि त्रिभुज है तो वह 3 रेखाखंडों द्वारा ही बनेगा। आप बना के देख लीजिए। अगर आप एक त्रिभुज बना रहे हैं तो देखिए त्रिभुज है, इसमें एक रेखाखंड हो गया, समझो ए बी, ये 2 रेखाखंड हो गया, ये 3 हो गया। अब बताइए, आप ऐसे त्रिभुज बना सकते हैं जो 3 रेखाखंड से ना बना हो, 2 से बना हो, 4 से बना हो, बन सकता है क्या? नहीं। क्यों? क्योंकि त्रिभुज देखो नाम से ही आता है, त्रि मतलब 3, भुज मतलब भुजा, तो 3 भुजाओं वाली ये बंद आकृति को त्रिभुज कहते हैं। ये तो हमारी परिभाषा थी, लेकिन यहाँ पे क्या बोला है अभी, ये सशर्त क्या है कि यदि वह त्रिभुज होगा, यदि वह त्रिभुज है तो वह 3 रेखा खंडों द्वारा ही बनेगा। यदि त्रिभुज है तो उसके अंदर 3 ही रेखा खंड होंगे, यदि है तो 3 हो जाएंगे। समझ में आ रहा है? तो इस तरह से हम लोग इसे कथन को लिखेंगे कि त्रिभुज यह 3 रेखा खंडों द्वारा निर्मित आकृति है, तो लिखेंगे यह दी गई आकृति त्रिभुज है
यदि दी गई आकृति त्रिभुज है तो अगर वो आकृति त्रिभुज है तो किसके द्वारा बना होगा, तो वह तीन रेखाखंडों तो वह तीन रेखाखंडों द्वारा निर्मित होता है। यदि, तो ये पहली जो है हमारा पूर्वाध हो गया, यदि दी गई आकृति क्या है, त्रिभुज है, तो वह तीन रेखाखंडों द्वारा बनेगा। कितने रेखाखंडों द्वारा बनेगा, तीन रेखाखंडों द्वारा निर्मित होता है, या तीन रेखाखंडों द्वारा निर्मित होती है। समझ में आ रहा है, तो यह दी गई आकृति त्रिभुज है तो वह तीन रेखाखंडों द्वारा निर्मित होती है। तो इस तरह से आपने अपने कथन को सशर्त लिख दिया, यदि से पूर्वार्ध, और बाद में हमें तो बीच में लिखना होगा। मतलब इसी वाक्य में हमें एक दिया गया है तो दूसरा अपने आप हो जाता है, तो लगेगा। तो जो वाक्य है, कथन है, उसमें पहले ही पूर्वार्ध है वो यदि से शुरुआत करोगे और बाद में हमें तीन तो का उपयोग करना है। क्लियर। अब आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पर। केवल दो ही विभाजक को ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। केवल दो ही विभाजक हो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। केवल दो ही विभाजक हो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। आपको मालूम है अभाज्य संख्या मतलब जिस संख्या को हम लोग ने क्या पढ़ा था कि जैसे दो, क्योंकि दो अभाज्य संख्या है, क्योंकि दो सिर्फ या तो एक के पहाड़े में जाएगा और या तो दो के पहाड़े में जाएगा। देखिए दो एक का दो, या एक के पहाड़े में जाएगा, एक गुणे दो दो, तो यहाँ पे भागफल शून्य हो जाएगा। तो यह गिनती क्या सिर्फ दो के पहाड़े में जा रही है, एक और दो, तो केवल दो ही विभाजक हो, एक और दो, तो उसे क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे 3, 5, 7, ये किसी और के पहाड़े में नहीं जाएगा, या तो एक से जाएगा या अपने आप में जाएगा। तो दो का संख्या हो गई ना, एक तो एक सब में रहेगा और एक दूसरा एक विभाजक सबका होता है, ये हमने कक्षा छठी में ही पढ़ा था। अब इसके बाद कौन सा आता है, एक खुद स्वयं की संख्या, जो संख्या दी गई है 2, 5, 7, 11, तो ये अभाज्य संख्या होती है। बाकी कोई संख्या जैसे 9, 3 त्रिका 9 बराबर, 9 एक कम 9 और एक नवा 9, तो तीन संख्या हो गया, एक से जा रहा है, तीन से जा रहा है, 9 से जा रहा है, तो इसलिए वो अभाज्य संख्या नहीं होगी। ये तो आपको मैंने जानकारी दिया कि ये अभाज्य संख्या क्या होती है और विभाजक मतलब ये। अब इसमें कैसे कथन लिखना होगा कि यदि केवल दो ही विभाजक हो तो ऐसी संख्या को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या। तो लिखेंगे यदि किसी संख्या में केवल दो ही विभाजक हो तो ऐसी संख्या को, तो ऐसी संख्या को अभाज्य संख्या कहेंगे। तो लिखेंगे यदि किसी संख्या के केवल दो विभाजक हो तो उस संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। तो देखिए यहाँ पर आ गया ना, यदि यदि किसी संख्या के केवल सिर्फ दो ही विभाजक हैं तो उस संख्या को क्या कहेंगे, अभाज्य संख्या कहेंगे। तभी हम उस संख्या को अभाज्य संख्या कह सकते हैं जब उसके दो ही विभाजक हो। तो इस कथन में हमने यदि और तो से शुरुआत किया तो ये हमारा सशर्त के रूप में लिखना हो गया।
तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में 4 सवाल थे जो हमें सशर्त के रूप में लिखना था। मतलब जो हमें कथन है, कथन में जो शुरुआत में दिया है उसे पूर्वार्ध कहते हैं, वो यद से शुरू होगा, और जो बीच में है उत्तरार्ध वह तो से शुरुआत होगा। क्योंकि ये कथन गणितज्ञ द्वारा सिद्ध कर चुका हुआ है कि ये सत्य है, तो इसे हम कैसे लिखना है, यदि और तो से, तो इस सशर्त के रूप में लिखना होता है। तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 पे जाएंगे। अभी क्वेश्चन नंबर 8 इसी का उल्टा है, विपरीत है। जो कथन आपको दिया गया है उसके अंदर पूर्वार्ध भी है, उत्तरार्ध भी है, लेकिन आपको कथन को विलोम करके लिखना है। मतलब उत्तरार्ध को पहले लिखना है और पूर्वार्ध को बाद में लिखना है। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित कथनों को देखिए, यहाँ पर मैं अभी सवाल नहीं लिखूंगा क्योंकि थोड़ा लिखने में समझ आ रहा है। तो अभी मैं डायरेक्टली, क्योंकि इसमें भी 4 सवाल हैं, तो मैं उत्तर ही आपको बताऊंगा। तो ध्यान से सुनिएगा। आपके पास टेक्स्ट बुक होगा तो देख लीजिएगा। निम्नलिखित कथनों के विलोम लिखिए। मतलब जो आपको कथन दिया गया है उसके अंदर हमें क्या करना है कि उस कथन का उल्टा लिखना है। जो पहले दिया है उसे बाद में, और जो बाद में दिया उसे पहले। जैसे कथन में 2 बातें बताई है, एक तो पहले और उसके बाद। जैसे अभी मैंने बताया था ना, आपको एक उदाहरण दिया था, यदि आप मेहनत करोगे तब आपको अच्छे नंबर मिलेंगे। तो 2 है, मेहनत करना और दूसरा अच्छे नंबर। अब उल्टा होगा, आपको अच्छे नंबर मिले क्योंकि आपने मेहनत किया, अच्छे नंबर मिले क्योंकि मेहनत किया आपने। तो इस कथन की अदला बदली हो जाएगी। जो पूर्वार्ध है वो उत्तरार्ध में हो जाएगा, जो उत्तरार्ध है वो पूर्वार्ध में पहले आ जाएगा। जैसे किसी बहुजाकृत के कोणों के मापों का योग 180 अंश है तो वह आकृति त्रिभुज की होती है। मतलब क्या बोल रहा है कि कोई आकृति है, मैं एक आपको आकृति, अब ये बहुजाकृत है। बहुजाकृत मतलब इसमें आपको बताया नहीं है कि क्या है। बहुभुजा मतलब बहुत भुजा वाली, बहुत, इसका नाम है देखो बहुभुजाकृत। बहुत भुजा वाली, बहुत भुजा मतलब 2 से अधिक, 3, 4, 5, जैसे त्रिभुज, चतुर्भुज, 5 भुजा है, पंचभुज, षष्ठभुज, तो उसको आकृति है। इनके कोणों का माप अगर 180 अंश होता है, तब वह त्रिभुज हो जाता है। तो यहाँ पर 1, 2, 3 है तो 180 अंश है, तो इनका क्या हो जाएगा, 180 अंश होगा तो वह क्या बन जाएगा, त्रिभुज बन जाएगा। क्या बन जाएगा, त्रिभुज। अगर हमें कोण का सिर्फ योगफल मालूम है तब मैं समझ जाऊंगा कि वह त्रिभुज होगा। इसीलिए देखो हम लोग बोलते हैं ना, त्रिभुज के तीनों कोणों के मापों का योगफल 180 अंश। अब यहाँ पे लिखेंगे कैसे, यदि दी गई, अभी यहाँ पर हम लोग लगाएंगे यदि दी गई बहुजाकृत त्रिभुज हो, या दी गई बहुभुजाकृत त्रिभुज हो, तो इसके कोणों का माप, इसके कोणों के मापों का योग, इसके कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। कितना होता है, 180 अंश।
यदि दी गई बहुभुजाकृत त्रिभुज हो तो इसके कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। तो मैंने इस कथन को उल्टा कर दिया है, क्योंकि आपको क्या दिया था, बहुभुजाकृत के कोणों के मापों का योग 180 अंश है, मतलब पहला ये दिया था और वह त्रिभुज बन जाता है। तो त्रिभुज बाद में था, उसे मैंने पहले ला दिया कि यदि दी गई बहुभुजाकृत त्रिभुज हो तो उसके कोणों के मापों का योग 180 अंश होता है। इस आपकी अदला बदली हो गई, जो पहले था वो बाद में, जो बाद में था वो पहला। अब इसी प्रकार से दूसरा, दो कोणों के मापों का योग 90 अंश हो तो वे परस्पर कोण पूरक कोण होते हैं। मतलब अगर समझो दो कोण दिया गया है, राइट, आपको दो कोण दिया गया है, यहाँ पे मैं शॉर्ट में थोड़ा बता रहा हूँ, 1 और 2, ये समझो दो कोण है आपके, बराबर। अगर इनका माप 90 अंश होगा तो ये क्या बन जाएंगे, अगर 90 अंश है तो ये कोण पूरक कोण होंगे, क्योंकि हमें मालूम है कोण पूरक कोण का माप क्या होता है, 90 अंश होता है। तो यहाँ पे इसको हम लोग अदला बदली करेंगे कि यदि दिए गए कोण परस्पर कोण पूरक हो, यदि दो कोण परस्पर कोण पूरक, यदि दो कोण परस्पर कोण पूरक हो तो वो क्या बन जाएंगे, तो इनके मापों का योगफल 180 अंश, या दो कोणों के मापों का योगफल 180 अंश होता है तो उनके का योगफल 90 अंश होगा। कितना होगा, योगफल 90 अंश होता है। यदि दो कोण परस्पर कोण पूरक हैं तो इनके मापों का योगफल 90 अंश होता है। तो मैंने अदला बदली कर दिया, क्योंकि आपको वाक्य में क्या दिया था कि दो कोणों के मापों का योगफल 90 अंश है तो वह कोण पूरक है, तो वे परस्पर कोण पूरक कोण होते हैं। तो परस्पर वाला कोण पूरक, तो के बाद वाला यदि से आ गया और जो पहले यदि से था वो 90 अंश हो गया। तो इस तरह से अदला बदली हो गया, इसलिए इसको क्या बोला जाता है, विलोम। अभी तीसरा, दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रच्छेदित करे तो बनने वाले संगत कोण सर्वांग होते हैं। तो देखो अभी ये आपने कक्षा 8वीं में पढ़ा था, दो रेखा समांतर है, एक तिर्यक रेखा है, बराबर। अब क्या बोल रहे हैं कि प्रच्छेदित करे तो संगत कोण सर्वांग होते हैं। संगत कोण जैसे यहाँ पे देखिए 8 कोण बनता है, 1 2 3 4, ये 5 6 7 8। अभी संगत कोण क्या होगा, आपने पढ़ा है कि जैसे समझो ये कोण नंबर 2 1 है, ये कोण यहाँ पे मैं क्रॉस कर रहा हूँ, तो 1 है तो ये 5, ये संगत कोण हो गया, बराबर। 2 है तो यहाँ पे 6 के बराबर होगा, 3 है यहाँ पे, 4 है तो 8, और यहाँ पे अगर मैंने स्टार बना दिया तो ये देखिए, तो ये क्रॉस क्रॉस, पहला और पांचवा, दूसरा और छठा, तो ये क्या है, संगत कोण है। तो यहाँ पे क्या बोला, अगर दो कोण परस्पर कोण पूरक, दो समांतर रेखा हो और एक तिर्यक रेखा हो, बराबर, तो इससे जो बनेगा वो संगत कोण सर्वांग होगा। अब इसका उल्टा करेंगे, ये अगर ये दोनों बराबर हैं, अगर दो रेखा है, समांतर नहीं बोले, दो रेखा है, एक तिर्यक रेखा इस तरह से विभाजित की है, पहला और पांचवा अगर बराबर हो गया तो इसका मतलब ये रेखा समांतर है, ये रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। समझ में आ गया, ये रेखा कब समांतर होगी, जब ये दोनों कोण बराबर हो जाएंगे। अगर ये दोनों कोण बराबर हो गए तो रेखा अपने आप समांतर हो जाएगी, इसे ही क्या बोलेंगे, संगत कोण। अब लिखेंगे कैसे, यह दो रेखाओं को, यह दो रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रच्छेदित करे, एक तिर्यक रेखा प्रच्छेदित करे या दो रेखाओं द्वारा एक तिर्यक रेखा प्रच्छेदित करे और बनने वाले संगत कोण
बनने वाले संगत कोण सर्वांगसम हो तो वो क्या बन जाएंगे, तो वे रेखाएं समांतर होती है, तो वे रेखाएं समांतर होती है। क्या होती है? समांतर। ये सब आपका उत्तर है, मैंने सिर्फ आंसर लिखा है, क्वेश्चन नहीं। तो यहाँ पे आपको पहले क्या दिया था कि दो समांतर रेखा है, मतलब रेखा समांतर है, तब जाकर वो क्या बन रहा है, संगत कोण। लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया है कि ये दो रेखाएं और एक तिर्यक रेखा प्रच्छेदित कर रही है, तो बनने वाले संगत कोण अगर सर्वांगसम होंगे तब वह रेखा जाके क्या बन जाएगी, समांतर बन जाएगी। क्या बन जाएगी? समांतर बन जाएगी। इसमें चौथा लास्ट है विलोम में, कि किसी संख्या में उसके अंकों के योगफल से भाग जाता है, कोई संख्या उसके अंकों से योगफल भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। एक अच्छा आपने छठी में पढ़ा था ना कि 3 का, 9 का, इसके पहले आपने 2, 5 और 10 कौन सी संख्या किसकी विभाज्य होती है। तो क्या बोला कि किसी संख्या में उसके अंकों के योगफल से अगर भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य हो जाती है। किससे विभाज्य हो जाती है? 3 से विभाज्य हो जाती है। तो हम इसे कैसे लिखेंगे कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो, यदि कोई संख्या यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य हो तो उस संख्या, जो आपको पहली जानकारी दिया गया है कि उसके योगफल के, उस संख्या में उसके अंकों के, उस संख्या में उसके अंकों के योगफल, अंकों के योगफल से भाग जाता है। यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है तो उस संख्या में उसके अंकों के योगफल से भाग जाएगा। जैसे एग्जांपल मैं दे रहा हूं, कोई भी एक संख्या लेते हैं, समझिए मैंने 39 लिया, बराबर। अब 39 3 से विभाज्य हो रही है क्या? यस। आप 3 से अगर भाग देंगे, 3 एकम 3, फिर 9, 3 तिरिका 9, 0, मतलब 3 जो है 39 संख्या से विभाज्य हो रही है। अब 3 और 9 का योगफल करो, इसके अंकों का, 3 और 9 12, ये 12 संख्या भी देखिए 3 से जा रही है, 3 चौक 12। तो कोई भी संख्या अगर विभाज्य हो रही है, मतलब 39 से जाएगी, तो 3 से अगर विभाज्य होगी तो इनके अंकों के योगफल से भी वह विभाज्य होगी। तो ये इसकी शर्त है। तो यहाँ पर मैंने उल्टा लिखा, क्योंकि आपको विलोम लिखना था कि यदि कोई संख्या 3 से विभाज्य होती है तो उसके अंकों के योगफल से भी भाग जाता है। लेकिन हम लोग जब कभी विभाज्य करते हैं तो हम लोग पहले भाग नहीं देते, पहले हम जोड़ेंगे फट से, क्योंकि छोटी संख्या है। अगर बड़ी संख्या लेंगे तो सबको जोड़ देंगे, अगर जो एक संख्या छोटी हो जाएगी फिर उसमें हम लोग 3 से भाग देंगे, अगर वो जाता है विभाज्य हो जाएगा तो इसका मतलब पूरी संख्या भी 3 से विभाज्य हो जाएगी, बराबर। तो ये विभाज्य की कसौटी हमने कक्षा छठी में पढ़ा था, तो उसी का यहाँ पर उपयोग किया गया है। क्लियर? तो आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्वेश्चन नंबर 8, कथन के विलोम लिखना है। जो भी आपको कथन दिया गया है इसका विलोम उल्टा लिखना है, मतलब जो पहले दिया है उसे बाद में, और जो बाद में दिया उसे पहले लिखना है। तो आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्योंकि इसके बाद एक सवाल क्वेश्चन और हो रहा है। आज ये लास्ट क्वेश्चन है। निम्नलिखित कथनों में दत्त और साध्य लिखना है। आपको कथन दिया गया है, उसमें दत्त मतलब जानकारी दी गई है, साध्य मतलब वो हमें सिद्ध करना है। एक्चुअली ये ऑलरेडी हमें सिद्ध हो चुका है, लेकिन ये हमें बताना है कि कौन से तर्क संगत से वह सिद्ध हो रहा है, मतलब वह कथन सही हो रहा है। जैसे यहाँ पर दिया गया है क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पर है दत्त और साध्य लिखना है आपको। पहला है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांगसम हो तो
त्रिभुज के तीनों कोण सर्वांगसम होते हैं, ये पूरा वाक्य है आपका। यदि त्रिभुज की तीन भुजाएं सर्वांगसम हो तो उस त्रिभुज के तीनों कोण सर्वांगसम हो जाएंगे, बराबर। तो इसमें दत्त क्या दिया गया है, क्योंकि वाक्य कथन की शुरुआत में ही जानकारी दी है, इसे दत्त कहेंगे, तो इसे हमें उत्तर, मैं खाली उत्तर लिख रहा हूं, तो जो प्रश्न दिया उसी को लिख लेंगे। त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांगसम हैं, हमें जानकारी क्या दिया गया है, त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांगसम हैं। ये हमारा दत्त हो गया। अभी साथ इसमें क्या करना है हमें, हो तो उस त्रिभुज की तीनों कोण सर्वांगसम होते हैं, तो यहाँ पे साध्य हो जाएगा त्रिभुज के तीनों कोण सर्वांगसम होते हैं। हमें सीधे क्या करना है, त्रिभुज के तीनों कोण सर्वांगसम मतलब आपको बताया गया कि त्रिभुज है, एक त्रिभुज दिया गया है जानकारी, ये तीनों भुजा समान है, ये जानकारी दत्त है। हमें सिद्ध क्या करना है, इसके कोण भी सर्वांगसम है, ये तीनों कोण भी सर्वांगसम होते हैं, ये आपको सिद्ध करना है। तो एक कथन में हमें दत्त और साध्य बताना है। दत्त मतलब जानकारी दी गई है, साध्य मतलब हमें उसे सिद्ध करना है, उसे तर्क संगत से सिद्ध करना है कि ये होता है। तो यहाँ पे फिलहाल हमें सिद्ध नहीं करना है, सिर्फ अपने कथन में से इन दोनों बातों को निकालना है कि हमें दिया क्या है और आगे होगा क्या। दिया मतलब त्रिभुज की तीनों भुजाएं सर्वांगसम हैं, सिद्ध करना है तीनों कोण। तो जो आपको कथन होता है उस कथन की शुरुआत में ही आपको जानकारी दी जाती है, कथन की शुरुआत में, और जो उत्तरार्ध होता है वहां पर वो साध्य होता है, उत्तरार्ध जो होता है वह साध्य होता है। अभी इसमें एक लास्ट क्वेश्चन है, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। मतलब समांतर चतुर्भुज है, एक समांतर चतुर्भुज है, बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर, इसके विकर्ण जो है वो समद्विभाजित कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, ये विकर्ण समद्विभाजित कर रहे हैं, बराबर, ये समद्विभाजित कर रहे हैं। ये हमें बताना, मैंने एक रफली आकृति बनाया कि समांतर चतुर्भुज है, इसके विकर्ण समद्विभाजित करते हैं। तो हमें जानकारी क्या पहले होनी चाहिए, दत्त क्या है कि दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, दिया गया दत्त, दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है, समांतर, दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। सिद्ध क्या करना है हमें, दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है और सिद्ध करना है इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, इसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमारा वाक्य क्या था, पहले ये वाक्य है कि समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। तो दो दिया है कि वह चतुर्भुज कैसा है, समांतर चतुर्भुज है, दिया गया चतुर्भुज समांतर चतुर्भुज है। तो हमें सिद्ध क्या करना है कि उसके विकर्ण परस्पर समद्विभाजित होते हैं। जो मैंने आपको अभी आकृति बताया था ना कि उसके जो विकर्ण है वो समान भागों में विभाजित कर रहे हैं एक दूसरे को, तो यही हमारा है साध्य, वो सिद्ध करना है। तो इस कथन में दो बातें दी गई हैं, एक पहले जानकारी दी गई है जिसे दत्त कहते हैं, साध्य मतलब जो हमें सिद्ध करना है अपने तर्क संगत द्वारा, उसे सिद्ध करके बताना है कि यह सही है, कथन सही है। क्लियर। तो यहाँ पर बच्चों आज आपका टॉपिक ये कंप्लीट हो रहा है, प्रक्रिया प्रसंग्रह 1 का क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8, 9 मैंने आपको बताया। अगर कोई डाउट है तो अभी आप लोग क्वेश्चन पूछ सकते हैं। किसी बच्चे को अगर डाउट है क्वेश्चन नंबर 5, 7, 8 और 9 में तो पूछ सकते हैं, क्योंकि जो हमने बताया ये कथन पर आधारित है। लो सर, 8वें का सर तीसरा एक बार फिर से बताओ। 8वें का तीसरा ना,
हाँ, तो देखिए दो समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा प्रच्छेदित करती है तो बनने वाले संगत कोण क्या होंगे, सर्वांगसम होते हैं, बराबर। तो यहाँ पे जो हमें विलोम क्या बताया है कि अगर दो रेखा समांतर है, अगर आपकी दो रेखा समांतर है, हमें यहाँ पे क्या दिया है कि दो रेखा समांतर और एक तिर्यक प्रच्छेदित करती है तो संगत कोण सर्वांगसम होते हैं। तो अभी यहाँ पे आपको बताना है कि दो रेखा इस तरह से है और एक प्रच्छेदित कर रही है, बराबर। तो यहाँ पे जो संगत कोण बनेगा, अगर ये पहले, ये हमें ये नहीं बताएगा कि ये रेखा समांतर है, ये हमें नहीं बताएगा, सिर्फ बताया जा रहा है कि ये दोनों कोण सर्वांगसम है, पहला और दूसरा। तो इसकी पोजीशन देखिए आप, अगर ये पहला दूसरा बराबर है तो इसका मतलब ये कोण सीधा ही जाएगा, तो इसका मतलब ये रेखा क्या हो गई, समांतर हो गई। क्या हो गई, समांतर हो गई। तो यही हमें बताना है, इसका विलोम बताना है कि ये अगर संगत कोण सर्वांगसम होंगे तो रेखा समांतर होगी। पहले आपको क्या दिया है कि अगर दो रेखा समांतर है तो ये कोण सर्वांगसम होंगे, राइट। अच्छा, 8वीं में हमने पढ़ा था ना कि अगर दो रेखा समांतर और एक तिर्यक होती है तो संगत कोण, एकांतर कोण, ये सब हमने पढ़ा था। अभी यहाँ पर क्या पढ़ रहे हैं हम लोग कि अगर ये दोनों जो उसकी नंबर है, जैसे पहला दूसरा, यहाँ पे जो दोनों कोण सर्वांगसम है, बराबर। तो इस तरह से अगर वो समांतर है, सर्वांगसम है, तो कोण क्या हो जाएंगे, रेखा क्या हो जाएगी, समांतर हो जाएगी। क्लियर हुआ बेटा? सर सुमित, और किसी बच्चे को डाउट है कोई? सशर्त, कथन, विलोम। मैंने आपको पहले कहा था सशर्त मतलब उसके अंदर हमें यद से शुरुआत करना है, और तो जो पहले शुरुआत करेंगे उसे पूर्वात कहेंगे, वो यद से, और जो तो से शुरुआत होता है उसे उत्तरार्ध कहते हैं। तो इस तरह अपने कथन को दो भागों में विभाजित करोगे तो उसे सशर्त कहते हैं। और विलोम में उसका उल्टा होता है, जो बाद में जानकारी दी होती है उसे पहले लिखना होता है, जो पहला दिया है उसे दूसरा लिखना होता है। मतलब उत्तरार्ध को पहले, और जो तो के बाद वाला है पहले और यदि वाला बाद में। तो इस तरह से क्या बन जाएगा आपका विलोम। और जो लास्ट में था दत्त और साध्य, तो जिसमें जानकारी दी है वो दत्त, और जो हमें सिद्ध करना वो साध्य। किसी बच्चे को डाउट है? सभी बच्चों को क्लियर हो गया ये? बेटा आवाज नहीं आ रही, कट रही है आवाज। 7वें में बेटा आवाज आपकी मेरे पास नहीं पहुंच रही है, अगर मेरी आवाज जा रही है, क्योंकि बहुत कट रहा है आपकी आवाज। हेलो, किसी को कोई डाउट है? सर एक बार विलोम का बताओ ना। हाँ, विलोम का ना बेटा, विलोम में क्या होता सर है, जो आपको कथन, हाँ जो सर कथन दिया है 8वें ना, का चौथा फिर से बताओ। 8वें का चौथा है, किसी संख्या में उसके अंकों के योगफल से भाग जाता है तो वह संख्या 3 से विभाज्य होती है। ये अपने कक्षा 6ठी में जो पढ़ा था, फिर से मैं एक बार रिपीट करता हूँ, उसका मीनिंग क्या है। ये सब आपको कब समझ में आएगा, जब उसकी पूरी मीनिंग समझ में आएगी आपको। जैसे कोई संख्या, ये देखिए 3 संख्या है, 3 से विभाज्य हो जाएगी ना, 3 एकम 3। 9 संख्या 3 से जाएगी, 3 त्रिक का 9। 12 ऐसे जाएगी। अभी समझो कोई बड़ी संख्या लिया मैंने, 363। अब आप इसे भाग देंगे तभी आपको मालूम पड़ेगा ना कि ये जाएगी, लेकिन हम इसको जान सकते हैं क्योंकि इसके यहाँ पर 3 है, बराबर। और इसको जोड़ने पर क्या आ रहा है, देखिए 3 + 6 + 3 जोड़ेंगे तो कितना आएगा, 3 6 9, 9 3 12। अब हमें ये छोटी संख्या तो हमें ओरल मालूम पड़ जाएगा कि 3 के पहाड़े में 3 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 12 जाएगा, 3 चौक 12, शेषफल 0 होगा। तो मतलब 3 जो है 12 से विभाज्य है, इसके लिए हम बोल सकते हैं कि 363 भी 3 के भाग से, पहाड़े से जाएगा। तो यहाँ पर वही दिया है कि किसी संख्या के अंकों के योगफल से अगर भाग जाएगा, इसके अंकों के योगफल में अगर मेरा भाग जाता है तो इसका मतलब यह 3 से विभाज्य संख्या है। ये कैसी संख्या, 3 से विभाज्य है। ये मीनिंग समझ में आ गया। अब इसका उल्टा करना है, हम लिखेंगे कि जो संख्या 3 से विभाज्य होगी तो उसके अंकों के योगफल भी 3 से जाएगा। कहने का मतलब ये है। क्लियर हुआ बेटा? हाँ सर, क्लियर हुआ? थैंक यू सर। ठीक है। और किसी को? तो बच्चों बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज के ऑनलाइन क्लास में ये पार्ट 1 का प्रकृति पर संग्रह 1 आपने समझा। इसे थोड़ा आप लोग घर पे रिवाइज करिएगा, ठीक है, तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। जो आपने स्क्रीनशॉट लिया उसे लिखिए,
तभी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।